हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपसे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो आज मैं उसी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से आपसे थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके कुछ कंपोनेंट्स और उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस को डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो अब हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर बात करें, ठीक है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कल ही आपने देखी है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने नहीं समझा है, नहीं देखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का हम जो है आज आपके संग इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इसके कंपोनेंट्स, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, कितने कंपोनेंट्स हैं? इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। जो पहली बात हम करने वाले हैं मैट्रिक्स की। किसकी बात करेंगे? मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स वो चीज़ होती है, आपको पता है कि हमारा ये एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का ये कॉलम होता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स वो चीज़ होती है जिससे हमारा लिगैंड जा करके बाइंड करेगा। ठीक है, और लिगैंड जो ये मैट्रिक्स होता है, ये बेसिकली जो होता है कैसा होता है? पोरस इन नेचर होता है थोड़ा सा। तो अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, आपको कल का जो थोड़ा सा मैंने बताया था, तो ये हमारा मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स होता है और इस मैट्रिक्स के पास क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? ये सॉल्यूट सॉल्वेंट के संग इंटरेक्शन ना करें, इट शुड बी केमिकली इनर्ट। ठीक है, तो मैट्रिक्स हमारा कैसा होना चाहिए? इसमें हम बेसिकली जो मैट्रिक्स यूज़ करते हैं वो हमारा क्या होता है? एगरोज होता है, और क्या होता है? हम कभी पॉली एक्रिलामाइड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक, मतलब ये हमारा जो मैट्रिक्स है ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है जिससे हमारा लिगैंड मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है। अब आप सोच रहे होंगे लिगैंड क्या होता है? तो देखिए, अगर हमें किसी पर्सन को कोई चीज़, मतलब किसी पर्सन को ये डिसीज़ है कि नहीं है, हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, ये डिटेक्शन करना है। यानी बेसिकली हमें उसकी बॉडी में क्या पता करना है? एंटीबॉडी पता करना है। तो हमें अगर एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना है तो हमें इस मैट्रिक्स से क्या बांध के रखना होगा? एंटीजन को बांध के रखना होगा ना। हमें इस मैट्रिक्स से क्या रखना होगा बांध के? एंटीजन बांध के रखना होगा। तभी, क्योंकि ये एंटीजन अगर मैट्रिक्स से बाइंड होगा तो ये एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, ये क्या करेगा? अब इस एंटीजन की एफिनिटी सबके लिए तो नहीं होगी ना, किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के लिए होगी। तो जिस एंटीबॉडी के लिए इसकी एफिनिटी होगी, ये आके इससे बाइंड कर जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि पर्सन को वो डिसीज़ थी है या फ्यूचर में थी, उसके बॉडी में एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो हम ये करके कर सकते हैं। एंटीबॉडी का आइसोलेशन भी करना है तो हम इस प्रोसेस से करते हैं। तो इस केस में हमारा जो लिगैंड होगा वो क्या होगा? एंटीजन होगा। ठीक है, हमारा लिगैंड एंटीजन होगा, ये हमारा लिगैंड हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? टारगेट प्रोटीन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। तो मैट्रिक्स हम बेसिकली एगरोज या फिर पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज़ करते हैं और इससे हमारा क्या बाइंड होता है? लिगैंड बाइंड होता है। अब जो दूसरी चीज़ हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है, इट इज़ स्पेसर आर्म। व्हाट इट इज़? स्पेसर आर्म। स्पेसर आर्म। अब देखिए ये स्पेसर आर्म क्या करता है? ठीक है, स्पेसर आर्म अब ये बाइंड करेगा टारगेट इससे लिगैंड से, तो भाई बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी तो अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास स्पेसर आर्म होता है। ये क्या करता है? ये इम्प्रूव बाइंडिंग बिटवीन एंड टारगेट एंड लिगैंड by overcoming any steric hindrance, by overcoming any steric hindrance। ये फिर हमारा स्पेसर आर्म होता है। फिर जो हमारा थर्ड कंपोनेंट होता है, इट इज लिगैंड। ठीक, लिगैंड, मैंने ये आपको एग्जांपल दिया है। अब भाई हमारे पास मैट्रिक्स भी है, हमने स्पेसर आर्म भी डाल रखा है ताकि जब हमारा इससे कोई चीज़ बाइंड हो तो उसकी प्रॉपर्टी अच्छी हो, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस ना कॉज करे, ऐसा ना हो कि आपस में कोई स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाए।
तो अब लिगेंड की अगर बात करें तो अब कौन सा लिगेंड यूज़ करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के लिए। तो मतलब कि यहाँ पे अगर हमें एंटीबॉडी का आइसोलेशन करना है, हमें अगर एंटीबॉडी का आइसोलेशन करना है तो हमारा लिगेंड क्या होगा, एंटीजन होगा। ठीक है, अगर हमें एंटीबॉडी का आइसोलेशन करना है तो हमारा लिगेंड कौन हो जाएगा, एंटीजन हो जाएगा। अगर हमें ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये क्या होते हैं, इसको हमें आइसोलेट करना है तो हमारा लिगेंड क्या हो जाएगा, लेक्टीन हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में कुछ बातें आपको बताई हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ें हो गई, लिगेंड हमारा इस हिसाब से हमें डिसाइड करना होगा कि हमें एग्जैक्टली आइसोलेशन किस चीज़ का करना है, फिर हम उस हिसाब का लिगेंड अपना डिसाइड करेंगे कि हम अपने मैट्रिक्स या सपोर्ट सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं, मैट्रिक्स को हम अपने मैट्रिक्स या सपोर्ट सिस्टम पे कौन सा लिगेंड बाइंड करवाने वाले हैं। तो ये हमारे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंटेशन का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हम जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि आखिर एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का एडवांटेज क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक। जो भी हम आइसोलेट कर रहे हैं, जो भी हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के थ्रू प्यूरिफाई कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट हमारा स्पेसिफिक होगा, हाईली स्पेसिफिसिटी। प्योर स्टेट टारगेट मॉलिक्यूल। अब आपको टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है और लिगेंड क्या होता है, ये भी बातें आपको पता हैं। तो जो टारगेट मॉलिक्यूल हमें मिलेगा ना, वो कैसा होगा, इट इज़ इन प्योर स्टेट। ओके, मैट्रिक्स कैन बी रीयूज। मैट्रिक्स या जो भी सपोर्ट सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में। और हाई यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हम आइसोलेट करना चाह रहे हैं अपने सैंपल से, अगर हमें एंटीबॉडी आइसोलेशन करना है, हमें ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन्स आइसोलेट करने हैं, हमें जो भी आइसोलेट करना है, वो प्रोडक्ट हमारा कैसा, उसकी यील्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। और क्या होगा, रिमूव कंटैमिनेंट्स। तो अब हमने सैंपल डाला, प्रोडक्ट डाला, जो हमारे मतलब का है वो हमें हाई यील्ड में मिलेगा, और जो उसमें कंटैमिनेंट्स हैं वो इजीली हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हम एक प्रोसेस करते हैं इलुएंट्स ना, इलुएंट यूज़ करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, इलुएंट्स से हमारा क्या होता है, जो अनबाउंड होता है या जो कंटैमिनेंट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स का जब हम कर रहे थे आइसोलेशन, तो उस केस में हमने ग्लाइसिन बफर यूज़ किया था, जिसका पीएच कितना होता है, 2.8 के अराउंड होता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं। अब हम लिमिटेशंस की बात करें, भाई ये एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, तो एफिनिटी के अकॉर्डिंग चीज़ें बाइंड होंगी तो टाइम कंज्यूमिंग तो है ही। और क्या है, प्रोटीन डीनेचुरेशन। अगर हमने पीएच एडजस्ट नहीं रखा सही से, जैसे कि हमने ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन्स जब हम आइसोलेट कर रहे थे तो हमने ग्लाइसिन का जो पीएच था बफर का 2.8 रखा था, अगर हमारा पीएच एडजस्ट नहीं होगा तो प्रोटीन के डीनेचुरेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इंटेंस लेबर, अब इस काम में एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा लगती है, ये इसकी लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से ये नैरो स्पेक्ट्रम हो गया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये नहीं है। और नॉन स्पेसिफिक एड्जॉर्प्शन, भाई अब कॉलम है, ये आपका कॉलम है, यहाँ सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ आपका लिगेंड है, और आपने यहाँ टारगेट भेजा, टारगेट बाइंड होगा। तो अब ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ टारगेट ही बाइंड हो सकता है एड्जॉर्प्शन मतलब क्या, सरफेस पे, मैट्रिक्स के सरफेस पे कुछ और भी चीज़ें बाउंड हो सकती हैं, तो नॉन स्पेसिफिक एड्जॉर्प्शन होने के चांसेस भी इसमें थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो कि पूरी तरह से ख़त्म नहीं किए जा सकते हैं, सिर्फ कोशिश की जा सकती है कि उसको मिनिमाइज़ किया जाए। हम इलुएंट्स यूज़ करते हैं इसीलिए, ताकि हम जो नॉन स्पेसिफिक एग्जॉर्प्शन का केस है उसको मिनिमाइज़ कर सकें, हम उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। मोर सॉल्वेंट इज़ रिक्वायर्ड, कि कभी कभी होता है ऐसा कि जो हमें सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, स्टेशनरी और मोबाइल फेज़ में जो हमें सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हो सकती है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होने का मतलब है अगर वो एक्सपेंसिव हुआ तो एक्सपेंसिव जो अगर सॉल्वेंट हुआ तो क्या होगा, तो इस
ये सारी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से ये जो आपका एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है ना, ये नैरो स्पेक्ट्रम हो गया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये नहीं है, सिर्फ कुछ केसेस में यूज़ होता है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता के रखा है, ठीक है। और ये इसके कुछ बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं जिनकी वजह से हम इसको बहुत ही हाई केसेस में हमने इसको यूज़ किया है। डीएनए आप उसमें देख सकते हैं, उसमें हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया, हम इसको बहुत अच्छे केसेस में भी यूज़ करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी हमने इसको यूज़ किया था, बताया था आपको। तो अब ये हमारा इट्स ऑल अबाउट एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अगर आपको कोई सजेशन है, आप वीडियो के रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।